हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्थारा जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से। और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ वायु को जानेंगे, जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जैसे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, फिर तापमान क्या होता है और वायु दाब क्या होता है। इसके बारे में आज की इस वर्कशीट में चर्चा की जाएगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपके आगे आने वाले समय यानी 9th-10th में बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मौसम और जलवायु में अंतर को समझते हैं कि मौसम किसको कहते हैं और जलवायु। आमतौर पर ज़्यादातर लोग इसी बात में गलती कर जाते हैं कि जो मौसम होता है उसे ही वो जलवायु कह देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो चलिए देखें एक बार। मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। ये नियत का मतलब होता है कि किसी एक विशेष स्थान की विशेष समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं, यानी एक छोटे से स्थान की जो भी उस समय वायुमंडलीय स्थिति होगी उसको हम मौसम कहते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए सुबह के समय तो धूप निकली हुई होगी, लेकिन शाम होते होते कई बार बादल छा जाते हैं, तो ये मौसम है, क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है। फिर तीसरी बात है कि मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, यानी बहुत कम समय में परिवर्तन होता ही रहता है। जैसे उदाहरण ये है कि उदाहरण के लिए जैसे अभी धूप का निकलना और थोड़े समय के बाद बारिश हो जाना, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो इसको हम कहते हैं मौसम, क्योंकि ये छोटे अंतराल पर बदलता रहता है। लेकिन जलवायु क्या होती है, चलिए जानते हैं। जलवायु होती है एक नियत स्थान की एक दीर्घ काल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो देखिए, इतना बड़ा नहीं समझे हम, इसको ये कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थान की लंबे समय तक की जो मौसम की स्थिति होती है ना, उसको जलवायु कहते हैं। तो जो मौसम होता है वो छोटे अंतराल के लिए होता है, कम समय की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं, और जलवायु दीर्घकाल की मौसम स्थितियों को कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक, यानी लंबे समय तक जब हम किसी जगह का अध्ययन करते हैं, वहाँ की मौसम की स्थितियों की का अध्ययन करते हैं, तब जाके हम ये पता लगा पाते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। और जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं, यानी कि मौसम की तरह ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, इसको बदलने में शायद सालों लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि हमारी जलवायु मानसून पर आधारित होती है। जब मानसून आता है तो मौसम अच्छा हो जाता है, आप देखिए, फिर धीरे धीरे जाएगा तो शुष्क हो जाएगा, या तो गर्मी होगी या फिर सर्दी होगी। तो इस तरह से। और या अगर हम बात करें कि रशिया की जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है, और अगर अफ्रीका की जलवायु पूछेंगे तो गर्म जलवायु है। तो ये नहीं कि आज वहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो गर्म जलवायु है तो कल वहाँ पर पता चल रहा है बर्फ़ पड़ रही, ऐसा नहीं होता। जलवायु को बदलने में सालों लग जाते हैं और उनमें परिवर्तन एकदम से नहीं आता। तो ये फ़र्क है मौसम और जलवायु में। तो इसी पर आधारित एक क्रियाकलाप भी करके देख सकते हैं कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो देखिए, शहर का तापमान कैसे जानते हैं, रोज़ समाचारों में हम देखते हैं। और पूर्वानुमान हमारी इस प्रकार सहायता कर सकता है कि अगर हमें पता है कि आज बारिश होने वाली है, तो हम अपने इम्पोर्टेंट काम को नेक्स्ट डे के लिए टाल सकते हैं। फिर इसके बाद समझेंगे कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी किसी जगह के मौसम को प्रभावित करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ का मौसम किस प्रकार का होगा, जैसे तापमान, वायु दाब, पवन एवं आर्द्रता। ये सब चीज़ें किसी जगह के मौसम को निर्धारित करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। जैसे कि वायु में देखिए ताप भी होता है और शीतलता, यानी दोनों के परिमाण को, कहने का मतलब है कि ताप ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी, शीतलता होगी तो थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है।
जैसे कि आप देखिए, जब सर्दी की ऋतु आती है तो तापमान कैसा होगा। जैसे कि अभी सर्दी की ऋतु चल रही है ना, तो अब हमारा जो अधिकतम तापमान भी है वो भी कम ही कम रह रहा है, जिसके कारण हमें दिन में भी सर्दी लगती है। तो इसमें आगे दे भी रखा है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शीत ऋतु में जो अधिकतम तापमान भी होगा ना वो भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में जो अधिकतम तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें बहुत गर्मी लगती है, यहाँ तक कि रात को भी गर्मी लगती है। फिर इसके बाद एक अन्य कारक है आतपन। आतपन एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। देखिए क्या होता है कि सूर्य का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सूर्य की किरणें जहाँ जहाँ सीधी पड़ती हैं वहाँ आपको गर्मी का एहसास यानी ताप का एहसास ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, देखिए अभी आगे हम बताएंगे भी इसको कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, वैसे वैसे जो सूर्य की किरणें होती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण से जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर तो किरणें सीधी पड़ती हैं और उसके आसपास क्षेत्रों में सीधी किरणें पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं तो ये किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, जिससे हमें उसका जो ताप है वो कम महसूस होता है, और इसे ही हम आतपन भी कहते हैं। और यही कारण है कि देखिए आगे है, लिखा भी है कि आतपन की मात्रा धीरे धीरे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं और जहाँ भूमध्य रेखा है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें ही नहीं उग सकेंगी। इसलिए पृथ्वी का तापमान इस तरीके से है, क्योंकि जो झुकी हुई है ना, इस कारण से यहाँ पर तापमान में भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। फिर इसके बाद है कि गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। ऐसा होता भी है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। देखिए बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो वाहन भी ज़्यादा होंगे, फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा होंगी, और बहुत सारे क्रियाकलापों में जब ईंधन की खपत होती है, इस कारण से जो शहर होते हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है और गाँवों का तापमान कम होता है। ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप दिल्ली से बाहर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है अगर सर्दी के मौसम में जाते हैं तो, जबकि दिल्ली में उससे थोड़ा सा कम रहेगा। वो कारण यही है इसका। फिर इसके साथ में एक और यंत्र भी दे रखा है, तापमापी। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो होती है डिग्री सेल्सियस, यानी हम तापमान को किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। भाई 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद बात करेंगे वायु दाब की। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी जगह के मौसम को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम एयर प्रेशर कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि एयर के अंदर प्रेशर होता है। इसका पता हमें कब लगता है बताइए? जब आपने देखा होगा जब आंधी आ रही होती है तो उस समय हवा में इतना प्रेशर होता है कि आप आगे जाना चाहते हैं लेकिन आप बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं, तो यही वायु दाब होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता चला जाता है वायु दाब, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये आप चीज़ जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे ना, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। इसलिए शायद जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें सांस ज़्यादा चढ़ता है, क्योंकि ऊपर वायु का जो दबाव है वो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती चली जाती है। और अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर तक लेके जाते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ पर लोग चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पर, उनके पीछे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होता है। इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वायु दाब भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि वायु दाब जो है
ताप के द्वारा भी प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर इसके बाद एक बार समझ लीजिए कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित मतलब नीचे बैठ जाती है होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। देखिए, एयर प्रेशर दो तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं निम्न दाब और एक को कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्च दाब। जैसे मैं समझा रहा था कि वायु दाब दो प्रकार का होता है, एक को हम निम्न दाब कहते हैं और एक को उच्च दाब कहते हैं। तो जहाँ गर्मी होती है ना, वहाँ पर वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिससे वहाँ पर जो दाब है, वायु का दाब है, वो निम्न पड़ जाता है। लेकिन जहाँ पर ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर वायु ठंडी होकर भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ ही रहती है, जिससे कि एयर प्रेशर जो वायु दाब है वो अधिक हो जाता है। और अधिक उच्च दाब के कारण हमेशा जो उसके ऊपर का आसमान है वो स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा। ये है वायु दाब। तो साथ में एक वायु दाब मापी यंत्र के बारे में भी बताया हुआ है कि वायु दाब मापी, इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है, एयर प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है और इस तरीके का ये होता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद एक क्रियाकलाप 2 भी है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए और उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये नोटिस कर सकते हैं कि रोज का आप तापमान देखें और ये नोटिस करें कि उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा घटती क्यों जाती है। आतपन मतलब वही जो जिसको हम सूर्य की गर्मी भी कहते हैं, वो कम क्यों होती जाती है। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर तो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों पर वे कहीं कहीं ही पड़ती हैं, यानी तिरछी हो जाती है ना, तो वो उनका जो ताप है वो कहीं कहीं लग पाता है। इसलिए आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, गांवों की अपेक्षा शहरों, यहाँ पर आएगा शहरों, शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक इसलिए होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है। जैसे अभी हमने समझा, तो ठंडे क्षेत्रों की वायु कैसी होती है, ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी हो जाती है। भारी वायु निमज्जित होकर यानी नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।